जी, हेलो, आवाज़ आ रही है भी आप लोगों को? जी सर। जी हुँ, सर। जी सर। जी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि कंडीशनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग बाय विच एनिमल्स लर्न देयर बिहेवियर पैटर्न। कि जानदारों ने या जानवरों ने ख़ास तौर पे एक ऐसा ट्रेनिंग का प्रोसेस है जिसके ज़रिए जानवरों को वो ट्रेनिंग के पैटर्न, उनके बिहेवियर के पैटर्न सिखाए जाते हैं। ठीक है जी, जिसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनरल बिलीव इन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म वेल एंड विन द गेम इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। सीधी सी बात है कि किसी की ऐसी काबिलियत कि उसको पता होता है कि मैंने ये मुकाबला करना और इसको जीतना है। तो हमेशा मैंने एक बात कही है आप लोगों से कि ये कहना है कि इफ़ ही कैन डू, एक तो ये बात भी है कि अगर वो कर सकता है देन आई विल डू, इफ़ ही और शी कैन डू देन आई आल्सो कैन डू, एंड इंशाल्लाह आई विल डू। ठीक है, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये जो कहते हैं ना कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं करूँगा इंशाल्लाह, ये होता है आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मैं जीतूँगा। तो और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से एक आज मैं छोटी सी एग्जांपल भी आपको दे दूं। मेरा बेटा है और उसको टेबल टेनिस मैंने सिखाया और हॉकी का। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो सबसे टॉप की दो टीमें थीं, आज उनका मुकाबला था और ये फर्स्ट टाइम इनको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था टेबल टेनिस में। तो ये माशाल्लाह वो डिस्ट्रिक्ट के जो दो बड़े बड़े स्कूल थे जो हर साल उनकी मोनोपोली थी, एक साल वो जीतते थे एक साल वो जीतते थे। जो होस्ट भी थे जहाँ पे ये गेम्स थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये और इसका एक दोस्त था साथी, 8 क्लास के अभी हैं। तो ये उन दोनों टीमों के साथ उनका मैच था, वो उन दोनों को हरा के आज वो माशाल्लाह फाइनल में पहुंच गए हैं। तो इन बच्चों को मैंने ट्रेन करके अपने लास्ट डेज़ में स्कूल से जब मैं गया तो इनको ट्रेन किया था, प्रैक्टिस करवाई थी इनकी, और बड़ा इनको कॉन्फिडेंस दिया था कि आपसे बड़े खिलाड़ी होंगे, आप छोटे छोटे हैं, तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, आप उनसे बेहतर हैं। ठीक है जी, और माशाल्लाह आज बड़ी खुशी की बात है कि ये उनसे मैचेस जीत के फाइनल में पहुंचे हैं। तो कॉन्फिडेंस से बात हो रही चल माशाल्लाह रही थी। सर जी, फिर तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि माशाल्लाह से वो जीत भी गया और उसको कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर डेवलप हो गया, दूसरा बिल्कुल उसने प्रैक्टिकली भी कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमेशा याद रख लें कि ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत कुछ करवा देता है। ठीक है, अपनी सलाहियतों को देखते हुए कि मैं कर सकता हूँ और उसके मुताबिक आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है और बिलीफ रखना है अल्लाह पे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एबिलिटी ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन टू ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव चेंज इन द मूवमेंट। अच्छा, अब एक कीवर्ड होता है इफेक्टिव चेंज, कि आपके किसी भी काम में एक मुअस्सर तब्दीली आती है। ठीक है, इन द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू दी एंटिसिपेटेड चेंजेस इन सिचुएशन इज नोन, कि एक मुमकिना सिचुएशन में कुछ एंटिसिपेट कहते हैं जी, भांप जाना। आप एक आने वाली सिचुएशन को भांप लेते हैं, या आपकी छठी बता देती है, या आपका जो ब्रेन है उसको थोड़ा सा पहले से एंटिसिपेट का मतलब है भांप लेता है, पता लगा लेता है कि ये कुछ होने वाला है, और उसके मुताबिक आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल जी, अभी आपसे कहा जाए कि जी आपका एक नॉर्दर्न एरियाज़ का एक टूर है, तो आप क्या करेंगे कि जी कल आपने, अभी आपको एरोप्लेन में बिठा के या हेलीकॉप्टर में बिठा के वहाँ पे रात आपको स्टे करवाया जाएगा या कल, फिर आप क्या करेंगे? एटलीस्ट आपको वहाँ का बेशक पता ही नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके माइंड ने एंटिसिपेट किया और उसके मुताबिक आप यहाँ से साजो सामान लेके चलेंगे और मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड होंगे कि वहाँ पे ठंड होगी अच्छी खासी। ठीक है जी। तो अडाप्टेशन ट्रेनिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रख लें कि एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेना, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, साइकोलॉजिकली। ठीक है, इसको कहते हैं अडाप्टेशन, ढल जाना माहौल में। वो मुहावरा आपने सुना होगा कि अडाप्ट योर सेल्फ टू दी सर्कमस्टांसेस, कि जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, अगर आप बिल्कुल एक नए हैं
और आपको ट्रेनिंग वाले इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं पहले ही दिन, तो आप जहनी तौर पे, नफसाती तौर पे और जिस्मानी तौर पे रेडी हो जाएं बाकियों के साथ उस तरह से उस ट्रेनिंग वाले माहौल में से गुजरने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, ड्रिल करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और अभी आपका 2 घंटे का सेशन होता है, तो आप मेंटली तौर पे, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली और मेंटली तीनों तरह से आप रेडी होते हैं। पहला दिन आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई होगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसलिए आपको 2-3 दिन डेमो क्लासेस दी जाती हैं कि आप इस माहौल के मुताबिक ढल जाएं। अगर नहीं ढल सकते, आपको समझ आती है, तो आपके माइंड में बात आती है, तो इट्स ओके, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। ठीक है, ये होता है अडाप्ट कर जाना। अब तकरीबन 1 हफ़्ता या दूसरा हफ़्ता स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे आप में से लोग इस जो सिचुएशन है इसके मुताबिक अपने आप को उन्होंने ढाल लिया होगा। ऐसा है कि नहीं है? मतलब कि अपने जी काम सर। टाइम पे कर लेना, बच्चों को सुला लेना और जी सर, ऐसे ही जी, जो भी ऐसा आपके, है। हाँ, इस यही चीज़ अडाप्टेशन है कि कोई भी काम करने के लिए आप अपने आप को तीनों तरह से ढाल लेना। चाहे वो आप एक गर्म माहौल से, यानी कि हिली एरियाज से, मैदानी इलाकों में ट्रेनिंग, क्योंकि हमारा ताल्लुक है स्पोर्ट्स से रिलेटेड और स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग के कैंप्स लगवाए जाते हैं और वो हिली एरियाज़ में होते हैं, मैदानी इलाकों में हो सकते हैं, साहिली इलाकों में हो सकते हैं, किसी भी माहौल में हो सकते हैं। तो जिस तरह से अभी वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, बल्कि पूरी दुनिया की T20 वर्ल्ड कप होना है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलियन की कंडीशंस से उनसे मुताबिकत करने के लिए, उनसे अडाप्ट करने के लिए कुछ दिन पहले प्लेयर जाके वहाँ पे एक तो मेंटली तौर पे ये प्रिपेयर्ड होता है कि जी वहाँ पे ऐसी ग्रास पिचेस होती हैं जिन पे बाउंस होता है और बड़ी तेज़ स्पीड से बॉल निकलता है। ठीक है जी, बॉल बल्ले पे नहीं होता, सीम और स्विंग होता है, तो उस तरह के लिए और बड़ा अच्छा खासा बॉल उछल के आता है, बाउंसी पिचेस हैं। ठीक है, और वहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा होता है, तो हमारे प्लेयर्स मेंटली तौर पे तैयार हैं, लेकिन वहाँ पे जब जाएंगे, उस 1-2 दिन 4 दिन वहाँ पे रहेंगे, तो उस माहौल के मुताबिक, वेदर कंडीशन के मुताबिक अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे। फिर वैसी ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे, उन्हीं पिचेस के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो 1-2 दिन में वो अपने आप को काफ़ी हद तक वहाँ पे ढाल लेंगे। नए बंदे के लिए अडॉप्ट करना मुश्किल होता है, जो ट्रेंड खिलाड़ी, ट्रेंड एथलीट होते हैं, उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता। ओके, आई होप कि आपने अडाप्टेशन को अच्छे खासा यस समझ लिया सर। होगा। जी सर, हो गया क्लियर। जी, ये इसलिए कि इससे रिलेटेड बेतहाशा सवाल आते हैं, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग और इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल होंगी, एक तो कंट्रैक्शंस और कंट्रैक्शंस की टाइप्स, उनमें से एक सवाल आता है। फिर इसके फिटनेस के कंपोनेंट्स के रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड आपने पहले दिन 2-3 दिन डिस्कस किए थे हमने सरसी से, आज MCQs के वाले से दोबारा हो जाएंगे। फिर ट्रेनिंग की टाइप्स हैं, उनमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो और साइकिल हैं, ड्यूरेशंस हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ ड्रिल्स हैं, ये चीज़ें हैं। बस ट्रेनिंग में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन MCQs थोड़ा सा ज़्यादा बन जाते हैं। देन कोचिंग की बात आ रही है कि कोचिंग को आपने अलग कैसे करना है, क्योंकि जहाँ पे कोचिंग का ऑप्शन होगा वहाँ पे ट्रेनिंग का ऑप्शन भी साथ साथ होगा। द टर्म डैश यानी कि कोचिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग हेल्प सो दैट पर्सन कैन एग्जीक्यूट हिज जॉब इफेक्टिवली, कि आपने क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, आपने असिस्टेंस या हेल्प प्रोवाइड करनी है। ठीक है, बताना है कि भाई ये बल्ला ऐसे उठाना है, रैकेट ऐसे उठाना है और ऐसे शॉट मारनी है। ठीक है, ये आपने उनको बताना है, करना उसी ने है। लेकिन जब आप खड़े होकर खुद भी ड्रिल करेंगे और दूसरों को भी ड्रिल करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, देन ये क्या होगा, ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी, इसी तरह कोचिंग की 2-3 डेफिनेशंस और हैं, फिर ट्रेनिंग की भी है, फिर कोच क्या है। ये आसान है, इसलिए फिर मैं आपको ये ज़रा स्किप करवाऊँगी, आप खुद इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। सर, ये मिक्स हो जाती है आपस में कोचिंग और ट्रेनिंग। ओके जी, रीड आउट कर लेते हैं। आप देखें जो बात मैंने आपको की डिफरेंस बताया, उसको देखते हैं कि क्या वो वाकई ऐसा है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कहते कोचिंग हैं वर्बल होती है और ट्रेनिंग प्रैक्टिकल होती है बस। जी। अच्छा, आप देखते जाए ना, देखें जब सवाल के ऊपर आप गौर करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको पता चल जाएगा। अब ये देखें, कोचिंग इन्वॉल्व्स टीचिंग
टीचिंग क्या होती है? टीचिंग आप क्या करते हैं खड़े होके? मैं क्या कर रहा हूँ, वर्बली बता रहा हूँ आपको, समझ आ गई बात ना? जी तो सर। हाँ, एक ही वर्ड आपने की वर्ड देखना होता है, टीचिंग। बस जहाँ पे टीचिंग आ गई बात समझ लें कि वो काफ़ी हद तक पता चल गया कि ये कोचिंग होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन हिदायत कैसे दी जाती हैं? ऑलमोस्ट वो भी वर्बली दी जाती हैं। हेल्पिंग पीपल टू लर्न स्किल्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कि वो गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे अभी हम कोई फुटबॉल पढ़ना शुरू कर देते हैं तो पहले थ्योरेटिकली आप उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रीच देयर पोटेंशियल, और उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका पोटेंशियल बढ़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस आपकी बेहतरी उसमें आएगी। ठीक है, पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखें कि इसमें वो कोचिंग को कैसे वो करते हैं। यह जी टेक्निकल स्किल which involves coordination of factors like time sequence, action movement and speed, so as to enable the sports person to attain highest level of efficiency in scientific sports या specific sports is called coaching। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि ये ट्रेनिंग होगा या कोचिंग होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बारीकी थी, तो इसमें ट्रेनिंग का ऑप्शन ही उन्होंने कट कर दिया है। और बाकी जो बच्चे हैं आपने याद रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है ये वाला, ये साइंटिफिक कोचिंग और ट्रेनिंग है, ना कि एजुकेशन का सब्जेक्ट है, ना इंस्ट्रक्शन है, ना प्रैक्टिकल है। ठीक है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? कोचिंग और ट्रेनिंग। जी सर। अच्छा, बाज़ का जी, ये बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपने अपने ऑप्शंस को स्किप करना होता है, समझ नहीं आ रही होती तो एलिमिनेट करना होता है कि अच्छा जी देखें, हमारे फिज़िकल एजुकेशन में जितने भी हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, इंजरीज़ है, तो वो जो टर्म्स हैं वो आपके स्पोर्ट्स के लिहाज से एप्लीकेबल हैं, वो वहाँ पे आपने पढ़ी हुई हैं, तो आसान जवाब मिल जाता है। अब अगर इसी सवाल की स्टेटमेंट बेशक आपको ना समझ आए, लेकिन नीचे आप देखें जी इंस्ट्रक्शन तो कोई ख़ास ना तो सब्जेक्ट का नाम है ना आपने पढ़ा है। एजुकेशन वो किसी और का है, हमारा फिज़िकल एजुकेशन है, तो एजुकेशन को आप एलिमिनेट कर देंगे। प्रैक्टिकल कोई एक लफ्ज़ है और कोई ख़ास टर्म नहीं है प्रैक्टिकल, जबकि कोचिंग जो है एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। ठीक है, बेशक जो प्राइवेट वाले हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले, उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले हैं या कोई यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वाले हैं या गोमल वाले हैं, आयुबी वाले शायद हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा। जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन और इंजरीज़ है, वैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कोचिंग के नाम से भी है। तो बाज़ औक़ात एलिमिनेट भी किया जाता है, ऑप्शंस को आप कम करना शुरू कर देते हैं। ओके जी, 12 पे देखें जी, ये क्या कहते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एम्स एट इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स परफॉर्मिंग थ्रू फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और पहले था फिजियोलॉजी, ये है जी, एक फिजियोलॉजिकल है और एक है साइकोलॉजिकली। नफसियाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे, फिजियोलॉजिकली हम फंक्शन को कहते हैं, और समाजी तौर पे, इंटेलेक्चुअल जहनी तौर पे, मोरल अखलाकी हवाले से उसके जो पहलू हैं, 10 कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलप ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। तो जहाँ पर इतनी सारी बातें लिख दी गई हैं कि यहाँ पे मेंटल, फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो ये सिर्फ कोचिंग से नहीं होगा, बल्कि जहाँ पे फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल की बात हो रही है तो डेफिनेटली उसके लिए एक्टिविटी होगी। ठीक है, कोई ड्रिल्स होंगी और वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से होंगी। ठीक है, तो यस सर। हाँ, नेक्स्ट है जी कि द टास्क ऑफ कोच इज़ टू हेल्प द एथलीट टू अचीव एक्सीलेंस। एक कोच का जो टास्क या मकसद होता है कि उसके जो एथलीट हैं वो एक एक्सीलेंस, शानदार कारकर्दगी या एक कुछ कामयाबी हासिल करें। ठीक है जी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आई एम योर कोच, तो मेरा ये मकसद होगा कि आप लोग
अपने अपने मकासद में कामयाबी हासिल करें और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, अच्छी अचीवमेंट करें। हाँ, और ये डेट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, 2040। ये क्या लिखा हुआ है, देयर इज एविडेंस फॉर द बोथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट एज अर्ली एज 2040 with illustration of weightlifting and strength movement on the tomb of the Egyptian prince Bhakti। तो आई थिंक ये मेरे पास ऑप्शन फिर गलत लगा हुआ है। आपके पास कौन सा 776 का है या 1200 BC है, 1836 BC? अच्छा सॉरी, ये BC है, बिफोर क्राइस्ट है। ओके ओके ओके, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट क्या होता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 2040 साल पहले किसी प्रिंस भक्ति के मकबरे, मिस्री प्रिंस था, उसके मकबरे के ऊपर लिखा हुआ था कि कुछ लोग वेट उठा रहे हैं और वो अपनी स्ट्रेंथ में इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने 100 साल पहले की बात है? 2040 साल पहले की बात है जी। और अब जो चल रहा है ये है AD, आफ्टर डोमिनी, आफ्टर डेथ भी बोलते हैं, आफ्टर डोमिनी भी बोलते हैं, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जो हमारा ईसवी सन चल रहा है, दैट इज़ डिनोटेड बाय AD, एनो डोमिनी। आफ्टर डेथ को एनो डोमिनी भी बोलते हैं। ओके जी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द माइलो वाज ग्रीक रेसलर हु वन 6 टाइटल्स एट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। माइलो के बारे में आपको एक स्टोरी बताई थी, बड़ी ज़बरदस्त। ठीक है, वो एक बड़ा पहलवान था जो बैल उठाता था, और उसकी मौत किस तरह से हुई थी वो भी आपको बताई थी, कि दरख्त के अंदर वो पिचक गया था। उसको दरख्त को तोड़ने के चक्करों में बड़ा घमंडी बंदा था, जानवरों को चीर फाड़ देता था, जो भी रास्ते में दरख्त आता था उसको उखाड़ फेंकता था। तो एक दरख्त था जिसके ऊपर 2 तने थे, बिट जिसको आप बोलते हैं ना, ज्वाइंट था। तो उसने कहा जी मैं इसको वो थोड़ा सा उसमें चीर था, इसने कहा मैं भी इसको चीर फाड़ देता हूँ, 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। तो वो जनाब उसने उसको अलग अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। काफ़ी हद तक उसने कोशिश की, फिर वो उसके दरमियान में खड़ा हो गया दरख्त के, और अपने बाजू से और लेग से पूरे जिस्म की ताकत लगा के उसको 2 हिस्सों में चीरने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो दरख्त थोड़ा सा नीचे की तरफ चीरता गया, और ये बंदा आहिस्ता आहिस्ता उसमें उतरता गया। आखिरकार इसकी ताकत कम पड़ गई और दरख्त आपस में वापस मिल गया। ठीक है, इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई। ये बेचारा वहाँ पे बड़ी मुश्किल से सांसें लेता रहा, ना इसकी आवाज़ निकल रही थी, ना इसके पास एनर्जी थी, और जंगल में था, कोई आसपास नहीं था। तो दिन ढल गया और ये वहाँ पे बेहोशी की हालत में रह गया दरख्त के अंदर फंस के। और फिर रात हुई और फिर अगला दिन हुआ, तो जंगल के जितने भी दरिंदे थे वो इस बेचारे को नोच नोच खाते रहे, और इस तरह से इसकी डेथ हो गई। ओके जी, ये तो था माइलो का किस्सा। द फर्स्ट साइंटिफिक अच्छा, ये फिर चूंकि बछड़े को उठाता था, बैल को, तो इसने जो कदीम यूनान की गेम्स थी ना, उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और रेसलर था, जाहिर सी बात है इंतहाई ताकतवर था। तो 6 दफ़ा ये रेसलिंग का मुकाबला इसने मुसलसल हर साल ये जीत जाता था। अच्छा, 6 दफ़ा नहीं, बल्कि इसको आप कह लें 6 ओलंपिक्स में। और ओलंपिक्स कितने से बाद होती हैं? 4 साल बाद होती हैं, एवरी 4 ईयर्स होती हैं। और हर साल जो आपका लीप ईयर होता है, यानी कि जिसमें फेब के 29 डेज होते हैं, तो उसमें, और फेब के 29 डेज क्यों होते हैं ये भी बताया था। कभी किसी को शायद याद हो तो कोई रिपीट कर लें, ताकि जनरल नॉलेज का एक सवाल ये भी हो जाएगा। जल्दी से हरी अप, एनीवन जिसने पहले सुनी हुई होगी बात उसको पता होगा। आइडिया है किसी को कि 3 साल बाद, 4 साल बाद जो फरवरी आता है उसके 29 दिन कैसे हो जाते हैं? ओके जी, चलें सुन लें जल्दी से, जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। हमारा जो एक साल है, साल क्या है कि ज़मीन
सूरज के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट अपने मदार में जो करती है, जहाँ से चलती है वहाँ पे 364 दिन और 6 घंटे में, ठीक है, 364 दिन और 6 घंटे में लगाती है। अब जो ऊपर वाले 6 घंटे हैं ना, उसको काउंट नहीं करते कि भाई ना तो पूरा दिन बन रहा है, हमने तो दिन गिनने हैं ना, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अगला साल पूरा होगा 364 दिन और 12 घंटे ऊपर हो जाएंगे। तीसरा साल 364 दिन और 18 घंटे। चौथा साल जब आएगा 364 दिन और अगले 24 घंटे, एक दिन पूरा हो जाएगा तो 364 प्लस 1 65 दिन। तो हर चौथे साल बाद जो साल आता है वो एक दिन ज़्यादा का होता है, 365 दिनों का होता है। क्लियर? यहाँ तक जी सर। ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं जी कि लीप के साल में हर 4 साल बाद, क्योंकि इतना बड़ा मुकाबला होता है, तो 3 साल तैयारी के लिए बड़े होते हैं, चौथा साल तो फाइनल गेम्स का होता है, तो इसलिए इसको लीप के साल में करवाया जाता है। तो ये बंदा मुसलसल 6 ओलंपिक्स में टाइटल इसने अपने नाम किया था, माइलो ऑफ क्रीटोन। द फर्स्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इनटू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड अकर्ड इन। अच्छा जी, ये एक रटे वाला सवाल है कि पहली दफ़ा जो स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग का तरीक़ेकार को इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो था 1950 में। पहले वो कहते थे कि जी स्पोर्ट्स में कौन सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बस ये तो टैलेंट पे डिपेंड करता है या ताकत पे डिपेंड करता है, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो गेम जीत जाएगा। इसलिए जो जीतता था उसके तरीक़ाकार को अपना लिया जाता था, वही टेक्निक होती थी, वही मेथड, वही तरीका होता था। लेकिन बाद में जब साइंस इन्वॉल्व हुई और साइंटिफिक रिसर्च हुई स्पोर्ट्स में, तो बहुत सारी तब्दीलियां आई, ठीक है। और जदीद नॉलेज को जब स्पोर्ट्स पे इम्प्लीमेंट किया गया तो बहुत सारे बेहतरी के नतायज, परफॉर्मेंस में उनकी काफ़ी बेहतरी आई, उनके नतायज बड़े अच्छे मिले उनको। ओके जी, उसके बाद है कि टैलेंट अलॉन्ग कंट्रीब्यूट टू दी अबाउट 30% ऑफ परफॉर्मेंस, और 70% ये आपको बताया हुआ है कि जो आपकी अच्छी साइंटिफिक कोचिंग और ट्रेनिंग है वो आपकी परफॉर्मेंस में 70% इजाफा करती है, और कोचिंग, ये जो टैलेंट है ना आप में, इनबॉर्न कैपेसिटी है, ये कोई काम कर सकता है, वो 30% है। और हमारे पाकिस्तान में हम कहते हैं जी कि अक्सर आपने सुना होगा कि बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है। टैलेंट होने के बावजूद हम दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे होते या ना होने के बराबर करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि दुनिया में टैलेंट बेशक है, पूरी दुनिया में होगा, ठीक है, लेकिन वो टैलेंट के साथ साथ ट्रेनिंग भी करवाते हैं, अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं, और वो बड़े अच्छे नताइज ले लेते हैं, आलमोस्ट 90%, 80%, 100%। और हम टैलेंट के बलबूते पे सिर्फ ट्रेनिंग ना होने के बराबर होती है, और जो होती है तो स्टैंडर्डाइज नहीं होती, तो उस बुनियाद पे हम बहुत थोड़े से नतायज हमें देखने को मिलते हैं। इसकी मिसाल लास्ट टाइम अरशद नदीम की भी आपको दी थी कि इंडियन जो 2019 में मुकाबले हुए थे सैफ गेम के, जो कि ओलंपिक से 2 साल पहले ओलंपिक की तैयारी के लिए हमारे जो एशियाई ममालिक हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, अफ़गानिस्तान इवन के, इनकी ये जो एरिया रीजन है ये साउथ एशिया का रीजन कहलाता है, और ये ओलंपिक की तर्ज पे अपने तमाम गेम्स कंडक्ट करवाते हैं। और लास्ट टाइम 2019 में या 19-20 की थी गेम्स, काठमांडू नेपाल में हुई थी, और वहाँ पे हमारा अरशद नदीम गया था और इसने गोल्ड मेडल जीता था। देन हमारी एक स्प्रिंटर थी, 200 मीटर और 400 मीटर की प्लेयर, वो गेम करती थी, नजमा परवीन, तो ये दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था, और वो एशिया की, साउथ एशिया की तेज़ तरीन खातून होने का उसको एजाज़ मिला था। तो फिर क्या हुआ, फिर इंडिया ने देखा कि जी ये पाकिस्तान तो एथलेटिक में ये टैलेंटेड खिलाड़ी इनके आगे हैं, और उनका खिलाड़ी था 5वें नंबर पे जेवलिन थ्रो में।
तो उन्होंने अपने उस खिलाड़ी को, जो कि फ़िज़िकली हमारे खिलाड़ी से हाइट में भी कम है और जिस्मानी स्ट्रेंथ के लिहाज से उससे कम था, तो उन्होंने उसको यूरोप भेजा, 2 साल के लिए उसकी खूब ट्रेनिंग करवाई। और जब टोक्यो ओलंपिक्स हुई और फिर हमारे पाकिस्तानियों ने क्या किया कि इसको लोकली, वो बेचारा, उसकी वीडियोस आपने देखी होंगी, वो एक आम से स्कूलों में जाके आम से माहौल में आम से जेवलिन के साथ वो खुद ही प्रैक्टिस करता रहा। तो फिर क्या हुआ कि हमारा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में 5वें नंबर पे आया, जो गोल्ड मेडलिस्ट था, और उनका 5वें वाला गोल्ड मेडल ले उड़ा पूरी दुनिया से। ठीक है जी, तो ये है टैलेंट और ट्रेनिंग में फ़र्क। तो उसके बाद फिर खैर पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे इन इश्यूज़ को काफ़ी उठाया गया, हाईलाइट किया गया कि जी इतना अच्छा खिलाड़ी हमें अगर मिल भी गया है तो इसको ज़ाय ना करें, इसको ट्रेनिंग करवाएं। ये हमारे मुल्तान के साथ मियां चन्नू का इलाका है, तो ये वहाँ का है जी। और ये इतना गरीब आदमी था कि इसका अब्बू, आपने डॉक्यूमेंट्री इसकी सुनी होगी, ठेकेदार जिसको आप बोलते हैं मिस्त्री, ठीक है, वो घरों के ठेके लेते थे, बनाते थे। और ये माशाल्लाह सेहतमंद गबरू नौजवान था, हाइटेड भी है। तो वो एक कोच हमारे एथलेटिक के, मेरे जैसे कोई होंगे बेचारे, वो गुजरे थे और इसने देखा कि ये दूसरी मंजिल पे ईंटों को उठा उठा के ऊंचा फेंक रहा है। उन्होंने कहा भी इसके बाजू में इतनी ताकत है कि 2.5-3 किलो की ईंट है और इसको वो 40 से 50 फुट ऊपर फेंक रहा है, ठीक है। और जेवलिन हमारा होता है 800 ग्राम का, तो इसको अगर उस पे लगाया जाए या डिस्कस थ्रो पे लगाया, थ्रोइंग इवेंट पे लगाया जाए, तो वो उसको काफ़ी दूर तक फेंक सकता है, ठीक है। तो उस बंदे ने इसको ले जाके जेवलिन से प्रैक्टिस करवाई और देखा कि उसके काफ़ी अच्छे नतायज मिले। तो फिर उसकी प्रैक्टिस करवाई गई और ये इस तरह से उसका सिलसिला था। खैर टोक्यो ओलंपिक्स के बाद इस बेचारे को उस दौरान कोरोना भी पहले हुआ था, फिर इसको तुर्की वगैरह भेजा गया। तो कुछ इंटरनेशनल कोचेस ने इसकी रहनुमाई की और अब जब ये हमारे कौन सी गेम्स हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी अभी पिछले महीने, मेरा ख्याल है 2-1 महीने हो गए, तो तब आप लोगों ने देखा होगा कि इस बंदे ने गोल्ड मेडल जीता था। उसमें नीरज चोपड़ा इंजर्ड हो गया था, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब उनका फोकस है नेक्स्ट जो ओलंपिक्स आ रही है उसके ऊपर। तो खैर अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ओके जी, टास्क ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ डैश प्रिपरेशन। अच्छा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का टास्क क्या होता है कि आप फिज़िकली, टेक्निकली, टैक्टिकली या किस तरह की प्रिपरेशन करवाएं। तो सारी की सारा टास्क होता है कि आप जिस्मानी हवाले से भी, मेंटली हवाले से भी, आपको टेक्निकल उसकी टेक्निक भी सिखाई जाए गेम्स की, और जो तरीक़ाकार उसका है, और उसके बाद टैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको दी जाए। टैक्टिकल क्या है कि जब टेक्निकल यानी कि दोनों में फ़र्क भी आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि वॉलीबॉल की सर्विस करवाना, टेनिस की, टेबल टेनिस की सर्विस करवाना एक टेक्निक है, एक आर्ट है, फ़न है, वो आपको बताया जाता है और फिर बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपको सर्विस करना आ जाती है। ये है टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है जी। बाद में टेक्निकल ट्रेनिंग में आप एक्सपर्ट हो गए कि आप सर्विस अच्छी कर लेते हैं, उसमें फिर आपको बताया जाता है कि अच्छा आप वो फ़लाँ गैप है वहाँ पे फेंकें, या इसको स्पिन करवा के फेंकें, या कोई भी दाव पेच आप उसमें लगा लें, ठीक है। तो उसको कहते हैं टैक्टिकल ट्रेनिंग। तो टैक्टिकल ट्रेनिंग कब करवाई जाती है? जब आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाते हैं, देन आपको टैक्टिकल ट्रेनिंग या दाव पेच वाली ट्रेनिंग जो आपको सिखाई जाती है कि कोई भी आप उसमें उस एथलीट की एक क्रिएशन होती है, ठीक है, कि वो अपनी ज़ाती उसकी सोच होती है, वो थोड़ा सा उसमें इजाफा करता है या अपना कोई ट्रिक लगाता है, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा लेता है, दूसरों को डाज कराने में कामयाब हो जाता है। द इंटेलिजेंट और क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ अ स्किल्स ड्यूरिंग अ कंपटीशन इज़ नोन एज टैक्टिक्स। वही बात आ गई, टैक्टिक्स को हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदे के अंदर तो टैक्टिक्स ही नहीं है, चालाकी नहीं है। टैक्टिक्स को अगर इसका मुतरादिफ वर्ड देखें तो चालाकी, होशियारी, कि पॉइंट कैसे लेना है, गोल कैसे करना है, दूसरे को डॉज कैसे कराना है खिलाड़ी को, अपनी उसमें क्रिएशन कैसे उसमें शामिल करना है, क्रिएटिविटी कैसे शामिल करनी है,
तो ये कहलाते हैं जी कि टैक्टिक्स। इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ अ स्किल इज कॉल्ड स्टाइल। हाँ, आपने एक महारत सीखी हुई है, हर बंदा उसको अलग अलग तरीके से करता है। फॉर एग्जांपल बॉलिंग है, फास्ट बॉलर है, सब लोग फास्ट बॉलर होते हैं। तरीकाकार आपको भी पता है, खिलाड़ियों को पता होता है, लेकिन हर खिलाड़ी का फास्ट बॉल कराने का अंदाज़ दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ऐसा है कि नहीं है? शाहीन शाह अफरीदी का मुख्तलिफ है, और हारिस रऊफ़ का मुख्तलिफ है, नसीम शाह का मुख्तलिफ होगा, हसन अली का मुख्तलिफ होगा, सारे फास्ट बॉलर हैं। ठीक है जी। तो उनका जो अपना अपना अंदाज़ है उसको हम कहते हैं स्टाइल। साइंटिफिक एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ अटेन हाई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज नोन एज टेक्निक। अच्छा, एक तो साइंसी हवाले से और इकोनॉमिकली एक ऐसा तरीकाकार होता है जो आपको रूल्स और रेगुलेशन में बता दिया गया है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस की सर्विस करवाने का एक रूल है, उससे हट के आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वो क्या रूल है जी? टेबल से पीछे हट के खड़े होके आपने एक हथेली पे बाल को लेना है, दूसरे हाथ में रैकेट होना है, और हथेली से बाल को हवा में ऊपर उछालना है, ऊपर की जानिब, और इतना ऊपर उछालना है कि आपके हाथ से बाल ऊपर जाए, और नेट की हाइट जो कि 6 इंचेस होती है, 15.25 सेंटीमीटर होती है, उस कम से कम वो 15 से 16 सेंटीमीटर बॉल ऊपर उछलना ज़रूरी है। और जैसे वो ऊपर उछले या ऊपर से नीचे आने की कोशिश करे, आपने हाथ हटा लेना है और दूसरे रैकेट वाले हाथ से आपने रैकेट से मारना है। इस तरह मारना है कि बॉल पहले आपके कोर्ट में टप्पा खाए, फिर नेट को क्रॉस करके उसको टच भी ना करे और दूसरे के कोर्ट में टप्पा खाए। तो ये एक कामयाब सर्विस होगी। ये साइंटिफिक रूल है, और इसी की बार बार प्रैक्टिस करवाना क्या कहलाता है? टेक्निक कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ये सो गए हैं आप लोग? दरमियान में थोड़ा जी सा सर, आ रही है। जी जी सर, आ रही है। जी, थोड़ा सा फीडबैक दिया करें। ओवरऑल प्लान ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन टू सक्सेसफुली पार्टिसिपेट इन कंपटीशन इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। अच्छा जी, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान टीम के कप्तान से अगर पूछ लें, बाबर आजम से, जी आपका आने वाला जो मैच है जी इंग्लैंड के साथ, अभी आपने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उससे पहले आपने न्यूजीलैंड का दौरा करना है और न्यूजीलैंड में आपने T20 मैचेस खेलने हैं, उनके लिए जी आपने क्या प्लान किया है, क्या आपकी हिकमत अमली है? तो बाबर आजम बताते हैं जी कि वहाँ पे चूँकि फास्ट बॉलर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास 4 मेन फास्ट बॉलर हो जाएं, और एक आधा कोई स्पिनर होगा, और बाकी हमारे 2 ऑलराउंडर होंगे और 5 हमारे बैट्समैन होंगे, प्योर बैट्समैन होंगे। तो ये हमारी एक हिकमत अमली है। और हम टॉस जीतेंगे तो जी पहले बैटिंग करेंगे या फील्डिंग करेंगे, जो भी उनका प्लान होगा। तो ये जी हमारा एक प्लान है, इसको हम कहते हैं हिकमत अमली या स्ट्रेटजी, कि हमने पूरे टूर्नामेंट में compete कैसे करना है, क्या सोच के जाना है। क्लियर? इंफॉर्मेशन दैट स्पोर्ट्स पर्सन रिसीव फ्रॉम देयर कोच, या अपने कोच या ट्रेनर से जो इन्फॉर्मेशन कोई एक खिलाड़ी अचीव करता है, हासिल करता है, या माहौल से भी बात को सीखता है, रिगार्डिंग द लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, कि अपने जो परफॉर्मेंस के हवाले से, ठीक है, इसको कहते हैं फीडबैक। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा कि मुझे फीडबैक देते रहें कि आपको समझ आ रही है। अगर आप कहते हैं यस, देन ये अच्छा फीडबैक है मेरे लिए, और अगर आप कहते हैं जी नहीं समझ आ रही, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा तरीका चेंज करके, अल्फाज चेंज करके वही बात दोबारा से आपको बताने की कोशिश करूँगा, अनटिल यू आर सेटिस्फाइड। ठीक है जी। सर, अभी आपने क्या बताया समझ नहीं आई, रिपीट कर दिया। बेटा जी आई थिंक कि अटेंटिव होके बैठा करें। फीडबैक की बात हो रही थी कि फीडबैक क्या होता है। कोच या ट्रेनर जो अपने एथलीट को ट्रेनिंग करवाता है और बाद में उनसे पूछते हैं कि जी आपने किस हद तक सीखा, वो जो कोचेस को बताया जाता है कि हाँ जी ये बात हमें समझ आ गई है, दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। ओके,
अच्छा, अब जी सही बायोफीड जी बायोफीडबैक क्या है? वो कहते हैं जी कि बायोफीडबैक helps people reduce their response to stress by enabling them to become more aware of their level of psychological arousal. सबसे पहली बात यह कि साइकोलॉजिकल अराउजल क्या चीज़ है? कहते हैं जी कि मोटिवेशन, कोई आपका इम्तहान है, तैयारी के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, पेपर है आपका, टेस्ट है, कुछ भी है, तो आपको नफ्सियाती हवाले से किसी भी तरीके से मोटिवेट करना और आप जहनी तौर पे देखें, ग्राउंड में जाने से पहले, पेपर देने से पहले, इम्तहान देने से पहले, इंटरव्यू से पहले जो आपको मेंटली तौर पे इतना उभारा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अराउजल। ठीक है, और अराउजल का मेन मतलब यही होता है कि जहनी उभार, जहनी तौर पे आप पुरजोश हो जाएं जब आप, तो जोश जज्बा पैदा जी करना। हाँ, यह लगन। नफसियाती तरीके से खिलाड़ियों में जोश जज्बा पैदा किया जाता है और उस लेवल को चेक करना, ये बायो फीडबैक कहलाता है। ठीक है, बायो का मतलब वैसे जिंदा है, खिलाड़ी भी जिंदा ही होते हैं, तो उन लोगों का फीडबैक चेक करना। फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी हम कहते हैं शिद्दत को। शिद्दत क्या है कि आपने पहले 1 किलोग्राम का वज़न उठा लिया, देन आप उसी टाइम में 10 किलोग्राम का वज़न उठा लेते हैं या 20 का उठा लेते हैं, तो इट्स मीन के वज़न बढ़ गया, तो आपकी काम करने की शिद्दत बढ़ गई। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है, टाइम स्पीड भी है, स्पीड अगर बढ़ा देंगे देन भी हम इसको कहेंगे कि इंटेंसिटी बढ़ गई है, कि आप जल्दी से आराम से पहले सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाते हैं, 20 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, फिर वापस आराम से आ जाते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगा आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 20 सेकंड आपको लगे, फिर आपने क्या किया कि आपने जी उसको 10 सेकंड में कंप्लीट किया, 5 सेकंड जाने में, 5 सेकंड वापस आने में, टास्क वही था, उसको कम टाइम में आपने परफॉर्म किया, तो इट्स मीन कि टाइम कम होने की वजह से शिद्दत बढ़ गई। तो इंटेंसिटी किसी भी तरीके से बढ़ाई जा सकती है, काम करने की शिद्दत। तो सवाल हमारा था जी ये वाला, फिज़िकल एक्सर्शन, एक्सरसाइज नहीं है, फिज़िकल एक्सर्शन, एक्सर्ट लगाने को कहते हैं। कोई भी आप ताकत लगा रहे होते हैं, आप सफिशिएंट इंटेंसिटी की एक मुनासिब या काफ़ी मिकदार में शिद्दत वाली जो आप एक एक्टिविटी एक्सर्ट करते लगाते हैं ड्यूरिंग किसी मुकाबले के दौरान, आर फ्रीक्वेंसी टू अचीव और मेंटेन फिटनेस, कि या तो आप फिटनेस को हासिल कर रहे हैं या फिटनेस आपकी पहले से है तो उसको मेंटेन रखने के लिए, आर अदर हेल्थ आर एथलेटिक ऑब्जेक्टिव इज़ कॉल्ड एक्सरसाइज। यानी कि एक्सरसाइज आपकी क्या है कि जिस्मानी कोई ऐसी सरगर्मी है जिसकी कोई इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ हो सकती है, दौरानिया मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? रेपिटेशन, बार बार काम करना। ठीक है, एक दफ़ा जी, एक दफ़ा रेपिटेशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितना काम कर लेते हैं, 1 मिनट में कितना काम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़े और उतर आए, ठीक है, वो तो शिद्दत कहलाएगा, या टाइम को देख लेंगे तो वो दौरानिया कहलाएगा। अब है कि कितनी दफ़ा आप ऊपर गए और जाएं, बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, तो 1 मिनट में कितनी दफ़ा आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े और वापस उतरे, तो ये जो तादाद गिनी जाएगी, काउंटिंग होगी नंबरिंग में, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है जी, तो किसी भी तरीके की आप यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिस्मानी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका ड्यूरेशन, उसकी शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन उसका मकसद क्या है कि या तो आप फिटनेस हासिल करें या फिटनेस को मेंटेन करें। ठीक है, या इसके अलावा जो आपके फिटनेस के या सेहत के दूसरे कंपोनेंट हैं, या आप एथलीट हैं तो आपके एथलेटिक्स के दूसरे कोई मकासद हैं, उनको अचीव करने के लिए, तो ये क्या होगा, ऐसी फिजिकल एक्सर्शन क्या कहलाएगी? एक्सरसाइज कहलाएगी। ठीक हो गया? हमेशा इसको थोड़ा सा जो लंबी स्टेटमेंट होती है उसका सोल्यूशन यही है कि उसको थोड़ा सा तोड़ के आप पढ़ें। 28 है जी, एक्सरसाइज दैट वर्क्स अ स्पेसिफिक मसल और ग्रुप ऑफ मसल टू कंप्लीट टोटल बॉडी स्ट्रेंथ
or to isolate the specific muscle area is known as auxiliary exercise. अच्छा जी, अब ये याद रख लें कि किसी दौर में जो स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आपको बताई थी, कोई बंदा उसको रिपीट कर सकता है जल्दी से? किसी भी बैरूनी स्ट्रेंथ, किसी भी बैरूनी रेजिस्टेंस, फोर्स या वेट के अगेंस्ट हमारे मसल्स का फोर्स लगाना, ठीक है, यानी कि हमारे मसल्स का किसी बैरूनी फोर्स, बैरूनी मज़ाहमत यानी कि रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल वेट के ख़िलाफ़ हमारे मसल्स का फोर्स लगाना, ये कहलाता है स्ट्रेंथ, ठीक है। और तमाम वेट वाली ट्रेनिंग जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहलाती हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब की जाती है तो कोई एक ख़ास मसल तो नहीं होता, वैसे ग्रुप ऑफ मसल ही हमेशा होते हैं, या बाज़ वक़्त ये होता है कि जो ऐसे ग्रुप ऑफ मसल जो इकट्ठा काम करते हैं, जैसे कि हम अगर बाइसेप मसल की बात करें तो कहने में लगता है ऐसे कि जो हमारे डोले के मसल हैं ये एक है बाइसेप, लेकिन दो ये ऊपर वाले मसल बाइसेप यानी कि इनके दो शाखें और इनके नीचे ब्राकियालिसिस मसल हैं, ठीक है। इसी तरह ट्राइसेप है और उनके नीचे डीप मसल और है। कॉर्डिसेप हमारे जो थाई के फ्रंट वाले मसल हैं, कॉर्ड से है, 4 मसल हैं और चारों इकट्ठा मिलके काम करते हैं, इसलिए इसको मसल या ग्रुप ऑफ मसल कहा जाता है। तो वो कहते हैं जी कि अगर तो किसी ख़ास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपका जो प्रोग्राम है, अच्छा, जैसे कि एक जनरल वार्म अप होता है, पहले मैं वार्म अप बता दूं आपको, फिर ये इसकी स्ट्रेंथ की समझ आएगी। वार्म अप क्या होता है कि मुकाबले से पहले अपने जिस्म को गर्म करना, तैयार करना। उसके लिए क्या होता है, रनिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं, पूरे जिस्म को हम मोबिलाइज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, पूरे आर्गन की, तमाम जिस्म के आर्गन की, बाजू की, लेग्स की, नेक की, जॉइंट्स की, तमाम आर्गन्स की आप स्ट्रेचिंग करते हैं, रोटेशन करते हैं वगैरह वगैरह। वो एक जनरल वार्म अप है। फिर आपने करनी है बॉलिंग या स्मैश मारना है, तो फिर आप अपने उसके बाद फिर बाजू की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं सिर्फ, क्योंकि वो फिर आपका स्पेसिफिक वार्म अप हो जाता है। अच्छा, तो इसी तरह जनरल और स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है कि सबसे पहले आपने स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग की लेग्स की, यानी कि जो लेग्स के बड़े मसल आपके कितने, 3 हैं। सबसे पहले पिंडली के मसल, क्या नाम होता है इनको, काफ मसल कहते हैं। और कितने मसल होते हैं, दोनों बड़े 2 मसल होते हैं, गैस्ट्रोकनीमियस और सोलियस 2 मसल होते हैं। अच्छा, उनको मजबूत बनाने के लिए आपने एक्सरसाइज की। देन आपके थाई के 2 मसल हैं, फ्रंट पे 4 और बैक पे जो हैमस्ट्रिंग मसल है, हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल, उसमें 3 बड़े बड़े मसल होते हैं। तो ये 7 लेग के बड़े बड़े मसल्स हैं, इनके लिए अलग स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग। देन एब्डोमेन के आपके जो मसल है पेट के, उनको मजबूत बनाने के लिए आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। देन पेक्टोरियल यानी कि चेस्ट रीजन के जो मसल हैं उनको मजबूत बनाने के लिए, और फिर आपके चेस्ट के बैक के जो मसल्स हैं, ट्रेपीजियस एट्सेट्रा, और उनको मजबूत बनाने के लिए आपने स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज की। फिर आपके डेल्टॉइड हो गए, बाइसेप ट्राइसेप हो गया, डिजिटोरम हो गए, तो ब्राकियालिसिस हो गए, यानी कि आर्म के पूरे मसल्स को मजबूत बनाने के लिए आपने स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग की, यानी कि वेट ट्रेनिंग की। तो ये तो किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नाउअडेज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल ट्रेनिंग्स। कोई भी एक एथलीट है उसको सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कोई एक दौर था, कोई एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ बॉक्सर
वेट लिफ्टर, रेसलर वगैरह करेंगे। लेकिन अब वो कहते हैं कि एक बॉलर है, बैट्समैन है, स्मैशर है, टेबल टेनिस का प्लेयर है, एथलीट है, स्प्रिंटर है, तो सबको क्या करना पड़ेगी? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगी, जनरल स्ट्रेंथ। तो अगर पूरी बॉडी की जनरल स्ट्रेंथ की जाती है, पूरी बॉडी के मसल्स की जनरल स्ट्रेंथ की जाती है, तो इस स्ट्रेंथ को कहते हैं ऑक्सिलरी स्ट्रेंथ। और अगर उसके बाद फिर आप स्पेसिफिक मसल्स की, ख़ास मसल जो हैं, जैसे कि एक बॉलर है तो वो पूरी बॉडी के मसल को मजबूत बनाने के साथ साथ फिर क्या करेगा? आर्म से, अपने बाजू से ज़्यादा ताकत लगानी है बॉल को स्पीड से फेंकने के लिए, तो फिर अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। तो वो वाली स्ट्रेंथ क्या कहलाएगी? कोर स्ट्रेंथ। समझ आ गई बात? ऑक्सिलरी, जनरल को क्या? दोबारा बताना। वेरी गुड। जब आप लोग कहते हैं ना, मैं 10 मिनट की तकरीर के बाद आप कहते हैं सर दोबारा बताना, तो बड़ा अजीब लगता है। अटेंटिव होके बैठा करें भाई। जी, कहाँ से आपको बात समझ नहीं आई? तो क्या बताना है, कोर कौन सा होती है? जी, पूरी बॉडी के जो बड़े मसल्स हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ऑक्सिलरी ट्रेनिंग कहलाता है। और सिर्फ ख़ास मसल्स की स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए, अगर बॉलर है तो उसने अपने आर्म्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बेहतर बनाना है। एक स्प्रिंटर है, उसने अपने लेग्स के मसल को मजबूत बनाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तो वो क्या कहलाएगा? कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके जी सर। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सरसाइज इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑफ हाउ हार्ड इज एक्सरसाइज। ठीक है जी, वो कहते हैं कि एक्सरसाइज कितनी शिद्दत वाली है, मुश्किल है, टफ है। तो एक आसान, मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर बहुत ही मुश्किल। ठीक है, जैसे कहते हैं जी बड़ा सख्त काम किया, इसका मतलब है कि आपने इंटेंसिटी वाला काम किया। तो हाउ हार्ड का मतलब है आप उस काम की शिद्दत कितनी है। और ऐसी एक्सरसाइज जिसमें रेपिटेशन होगी, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन, सुबह ट्रेनिंग, दोपहर ट्रेनिंग, शाम ट्रेनिंग, रात ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये 24 घंटे में आपके 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन आपकी ट्रेनिंग के हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं, नंबरों में बात हो रही है, गिनती में बात हो रही है, तो ये रेपिटेशन में बात हो रही है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और ऐसी एक्सरसाइज जिसमें टाइम का जिक्र हो कि कितने दौरानिए की ट्रेनिंग आपने की, आधा घंटे की, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5-6 घंटे, 8 घंटे। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? ड्यूरेशन है। और किस तरह की एक्सरसाइज आपने की? एरोबिक की, एनारोबिक की, फॉटलिक की, सर्किट ट्रेनिंग की, स्ट्रेंथ की एंड्योरेंस की। ठीक है, तो ये जिस तरह की भी आपने ट्रेनिंग की वो कहलाता है टाइप। अब ये फिट का एक फार्मूला आएगा, फिट, FIT, फिट, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। ठीक है, ये कई दफ़ा सवाल आ चुका है PPSC में कि व्हाट डू यू मीन बाय फिट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप, तो जिसने पढ़ा होगा उसको तो पता होगा कि F से फ्रीक्वेंसी बनता है। ठीक है जी, तो कोई लिखा जाता है जी फूड इंडस्ट्रीज़, टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, तो उसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। सर फिट का फार्मूला क्या बताना? FE आगे आएगा इसमें फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप, फिट, FIT। The activity using large muscle group at moderate speed is called aerobic। एक दरमियाने वक्त के दरमियाने दरमियानी स्पीड से अगर आप कोई काम करते हैं, ठीक है, और उसमें आपके बड़े मसल इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आप चल रहे हैं, ठीक है, वॉक कर रहे हैं, हल्की सी जॉगिंग कर रहे हैं, पहाड़ों पे चल रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये वाली एक्सरसाइज जिसमें आपके सबसे बड़े बड़े मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये काम जो आप कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, इसकी स्पीड बहुत मॉडरेट होती है, दरमियाने दर्जे की होती है या स्लो होती है। तो ऐसी एक्सरसाइजेज को एरोबिक एक्सरसाइज भी कहते हैं या एरोबिक एक्टिविटी भी कहते हैं।
एरोबिक का मतलब है, एरो हवा को कहते हैं, एरोबिक हवा से मुराद हमारा होता है ऑक्सीजन। ऐसी एक्सरसाइजेज जिनको परफॉर्म करने के लिए आपके मसल, याद रख लें, आपका मसल आप सिर्फ बाजू को मोड़ें और सीधा करें, इस काम में भी एटीपी यानी कि एनर्जी लगती है, मसल्स को चाहिए। और हर काम करने के लिए मसल्स को एटीपी चाहिए। और ये लेते हैं जी, ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़ते हैं और वहाँ से बनती है एटीपी की मालिक्यूल। एक ग्लूकोज का मालिक्यूल ऑक्सीजन की मदद से अगर तोड़ा जाता है नॉर्मल नेचुरल तरीके से, तो उससे 38 मालिक्यूल एटीपी के बनते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ चलना शुरू कर दिया तो वहाँ पे हमारे एरोबिक सिस्टम की बस हो जाएगी, वहाँ से एन एरोबिक सिस्टम एनर्जी पैदा करने का वो बन जाएगा, उससे फौरी तौर पे मसल्स को एनर्जी मिलती है बगैर ऑक्सीजन के। तो ये एरोबिक और एन एरोबिक का डिफरेंस था। एनारोबिक की डेफिनेशन सेम ऐसे लिखी हुई है, द पॉइंट एट विच ब्लड लैक्टेट कंसंट्रेशन स्टार्ट टू राइज अबव रेस्टिंग वाल्व इज कॉल्ड, रेस्टिंग वैल्यूज इज कॉल्ड एनारोबिक थ्रेशोल्ड। जी, ट्रेनिंग थ्रेशोल्ड याद है आप लोगों को, आपको बताया था कि इसका फार्मूला है कि अपनी एज से 220 जो आपका है उससे 220 क्या है, मैक्सिमम हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली वन डे से लेके 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होता है वो 220 होता है। फिर उसमें से जितने साल गुजरते जाएंगे उतने एज माइनस करते जाएंगे तो उतनी धड़कनें कम होती जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एरोबिक के लिए अलग से ट्रेनिंग थ्रेशोल्ड होता है, वो जो आपको 60% आपको बताया था एरोबिक का निकाल के, याद है सबको? ठीक है जी। और जी सर। हाँ जी, एनारोबिक कहाँ तक किया जाता है? एनारोबिक 85 से 95 तक। ठीक है, कि अपने हार्ट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका 85% या 90% या मैक्सिमम 95% तक अगर आप ले जाएं। ये एक छोटा सा 5 मिनट का लेक्चर है, वो रिकॉर्डेड है, तो जब ये ख़त्म होंगे ना MCQ, उसके बाद फिर मैं आपको शेयर करूँगा, फिर वो आपको समझ आ जाएगी कि ये एरोबिक में कितना आपने हार्ट रेट रखना है, 60 से 80 वो आपको पता है। और एनारोबिक में, एनारोबिक 2 तरह के होते हैं, एक है लैक्टिक एसिड और एक है ए लैक्टिक एसिड। ठीक है जी। एनारोबिक जो लैक्टिक एसिड है उसमें आपने रखना है जी ऑलमोस्ट 70 से 80, ठीक है, बल्कि सॉरी 75 से 85। और जो एन एरोबिक ए लैक्टिक है बगैर लैक्टिक एसिड वाला, उसमें 85 से 95 तक होता है। ये तीनों क्या चीज़ें हैं, ये आगे चल के एक दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रिपेयर अ फिजिकल एक्सर्शन ऑफ अ परफॉर्मेंस बाय एक्सरसाइजिंग और प्रैक्टिसिंग जेंटली बिफोर हैंड इज कॉल्ड वार्म अप। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है अभी? जेंटली बिफोर एंड होना चाहिए, हैंड लिखा हुआ है, पता नहीं ये कोई मिस्टेक है यहाँ पे ना। वो कहते हैं कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी जो आप मुकाबले से पहले या जो आपने कंपटीशन करना है उससे पहले की जाती हैं, वो वार्म अप कहलाती हैं। और मुकाबले के बाद में जो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज की जाती हैं उसमें रनिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग ख़ास तौर पे बड़ी अहम है दोनों में। तो वो आफ्टर द कंपटीशन एक्सरसाइजेज क्या होंगी? कूल डाउन होंगी। इसको वार्म डाउन भी कहीं पे लिखा होता है, तो सेम मतलब कूल डाउन का वार्म डाउन एक ही बात है। ठीक है। वार्म अप में हेल्प टू, वार्म अप से क्या होता है जी? इंजरीज से आपको बचत हो जाती है।
और परफॉर्मेंस आपकी मैक्सिमम हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर, ये और भी हैं, बॉडी टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। ये डिजिट याद रख लें। अगर आपका 37 है तो वार्म अप करने से 39 हो जाएगा। ठीक है जी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। लैक्टिक एसिड अगर जमा हुआ है तो वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। और मसल स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो वार्म अप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओके जी। देन है द स्टेट ऑफ हेल्थ, वेल बीइंग एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स, ऑक्यूपेशन एंड डेली एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के हवाले से आपको बताया था कि किसी इंसान की वो सलाहियत कि वो अपने रूटीन के काम करे, शाम को उसको फटीग भी ना हो, और इसके अलावा उसके जिसमें इतनी सलाहियत, इतनी ताकत हो। अपने पेशे के लिहाज से एक टीचर सारा दिन अपना काम करेगा, बैंकर अपना काम करेगा, ठीक है, एक फोर्स से रिलेटेड पर्सन अपना काम करेगा, लेबर वाला अपना काम करेगा। तो हर बंदा अपने पेशे के लिहाज से जो भी काम करता है, शाम को उसको फटीग भी नहीं होती और उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है कि वो एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं, ये स्टेट क्या कहलाएगी, फिजिकल फिटनेस की, और वो बंदा फिजिकली फिट माना जाएगा। 42 है, द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडीज लाइफ फंक्शन एट रेस्ट इज कॉल्ड BMR। ओके जी, इसको ज़रा आप देख लें थोड़ा सा डिटेल के साथ। एक है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, और दूसरा है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट समझाने से पहले एक दफ़ा मैं आपकी अटेंडेंस दोबारा लेना चाहूँगा ताकि पता चले आप लोग जाग रहे हैं या नहीं। ओके जी, जल्दी जल्दी। महविश, यस सर। आकिब, अरसलान, यस सर। अरसलान, फरहत। जी सर। अरसलान आपने नहीं जी बताया। सर। ओके जी, जल्दी जल्दी बोलते जाए ना। सर। गुल, मोहम्मद, जी सर। नौरीन, नौशीन। सर। नौरीन सो गई है। मारिया और रिमशा, राना महबूब। यस सर। यस सर। ओके जी, तो आई थिंक सिर्फ नौरीन अब्सेंट है, वो सो चुकी है। यस सर। उनके टाइम लाइट नहीं होती है, उसकी तरफ ना नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। इस टाइम डेली उनकी तरफ लाइट जाती है 8:30 से 9:30 शायद। ओके। अच्छा, BMR, इसका एब्रीविएशन लिखें, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म क्या है? सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जिस्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। ये केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि तामीरी हैं, प्रोडक्टिव हैं, जिसमें छोटे छोटे मालिक्यूल मिलकर नए बड़े मालिक्यूल बना देते हैं। ये केमिकल रिएक्शन एनाबोलिक या एनाबोलिज्म इसको कहते हैं। और अगर कोई बड़े मालिक्यूल टूट के छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तकसीम हो जाते हैं हमारे जिस्म के अंदर, तो ये तखरीबी अमल है, टूट फूट का अमल है, इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो दोनों को, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मजमूई तौर पे मिला के जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होंगे उसको हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बहुत अहम है। हमारे जो भी हम खुराक खाते हैं उसको हज़म होने से लेके जज्ब होने तक, जिस्म का हिस्सा बनने तक, और फिर आगे उसको एनर्जी प्रोवाइड करने तक, सारे ये केमिकल प्रोसेस ही हो रहे हैं। तो इसकी एक मेटाबॉलिक रेट है कि ये फॉर एग्जांपल आप एक चाय बनाने लगते हैं तो आप इतनी हीट देते हैं कि चाय आपके विद इन टाइम, जो आपका 5 मिनट 10 मिनट है, उसके अंदर अंदर तैयार हो जाए। या तो आप बहुत ज़्यादा फ्लेम करें, आग बहुत ज़्यादा दे दें और चाय दूध वगैरह जल जाए, या फिर आप आग इतनी स्लो करें कि वो जो चाय है वो 1-1.5 घंटा लगा दे बनने में। तो ये आपका हीट की रेशो है कि कितनी आपने हीट उसको दी। सेम ऐसे ही है कि हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा करने के लिए केमिकल रिएक्शंस
का जो एक स्पीड है, ठीक है, इसका रेट है, इसकी शरह है, इसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक। कि हमें रेस्ट की हालत में ज़िंदा रहने के लिए जो भी कैलोरीज़ की ज़रूरत है वो कैलोरीज़ हमारे केमिकल